नमस्कार बच्चों। 7th 8th क्लास के लिए हमारा अगला पाठ है, दूसरा पाठ है व्यापार से साम्राज्य तक। तो किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी और उन्होंने भारत के अंदर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो हम पाठ का पूरा पाठ तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पूरे पाठ का विवरण है, मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर भी कि आप इस पाठ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो आएंगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई 1600 ईस्वी में, और किस प्रकार से इसने अपना व्यापार को बढ़ाया, और व्यापार को बढ़ाने के बाद किस प्रकार से यहाँ के राजाओं, महाराजाओं, यहाँ के जो जितने भी लोग थे उनको अपने व्यापार के जाल में फंसा करके और यहाँ के राजा बन बैठे। तो हम करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले देखिए, पाठ का विवरण शुरू करते हैं हम। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। अब पूर्व में सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से आज्ञा पत्र लेकर के पूर्व की ओर व्यापार करना आरंभ कर दिया। अब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में आई, और भारत में आने के बाद उन्होंने वहाँ इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ, उससे आज्ञा पत्र लिया कि हम इंडिया के अंदर जा रहे हैं व्यापार करने के लिए, हमें व्यापार करने का जो आज्ञा पत्र है, व्यापार करने की जो अनुमति है वो दी जाए। तो एलिजाबेथ से आज्ञा पत्र लेकर के वो व्यापार, उन्होंने भारत के जो पूर्वी भारत हमारा है उसके अंदर उन्हें व्यापार करना आरंभ कर दिया। पूर्वी भारत के अंदर सबसे पहले वो कहाँ आए थे? हुगली नदी के किनारे कोलकाता के अंदर वो आए थे, वहाँ पर वहीं से उन्होंने अपना व्यापार है वो आरंभ किया था। इस आज्ञा पत्र का अभिप्राय यह था कि इस इलाके में इस कंपनी की होड़ कोई और ब्रिटिश व्यापारी कंपनी नहीं कर सकती थी। और ये आज्ञा पत्र का मतलब क्या था? क्यों लिया उन्हें महारानी एलिजाबेथ से आज्ञा पत्र? उसका मतलब ये था कि इंग्लैंड की कोई अन्य कंपनी, दूसरी कंपनी भारत में आकर के जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आई थी उसके साथ कोई किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा न करे, और न ही कोई अन्य कंपनी भारत के अंदर आए। लेकिन यह आज्ञा पत्र अन्य यूरोपीय शक्तियों को नहीं रोक सकता था, लेकिन इंग्लैंड की दूसरी कंपनी को रोक सकता था ये आज्ञा पत्र। लेकिन अन्य दूसरी जो शक्तियाँ थी, और भी तो यूरोप में देश, अनेक देश थे, उनको आने से नहीं रोक सकती थी। खाली मात्र इंग्लैंड के ही दूसरी कंपनी को आने से वो रोक सकते थे। तो इस प्रकार से 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा सबसे पहले भारत पहुंचा। और सबसे पहले कौन भारत पहुंचा था? एक पुर्तगाली नाविक था, वास्को डी गामा। बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो कब आया था? 1498 में ये भारत में आया था। इसके बाद यहाँ पर डच आए, फ्रांसीसी आए, और भी यूरोपीय शक्तियाँ थी, बहुत से यूरोपीय देशों से लोग यहाँ पर आए व्यापार के लिए। तो ये था हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। दूसरा टॉपिक हमारा है, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। अभी बंगाल के अंदर जो पूर्वी क्षेत्र हमारा है, बंगाल, कोलकाता इसको बोलते हैं, वो किस प्रकार से वहाँ पर व्यापार है वो शुरू करती है। तो सन 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री आरंभ हुई। अब हुगली नदी के किनारे क्या हुआ? पहली अंग्रेजी जो फैक्ट्री थी वो स्थापित हो गई थी, और धीरे धीरे फैक्ट्रियों और व्यापारियों की जो संख्या है वो बढ़ती चली गई थी। उन्होंने अपना छोटा सा व्यापार शुरू किया और अपनी वहाँ पर कंपनी स्थापित कर ली हुगली नदी के किनारे, और 1651 में सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर अपनी कंपनी स्थापित की थी। और धीरे धीरे कंपनी ने अपनी जो फैक्ट्रियाँ हैं और व्यापारियों के साथ जो तालमेल है वो अपना बढ़ाना शुरू कर दिया था। अगला है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ? देखिएगा, सन 1757 में अंग्रेज़ों तथा सिराजुद्दौला में प्लासी के स्थान पर युद्ध हुआ। 1757 के अंदर किसके बीच हुआ था? अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला में, दोनों के बीच हुआ था, प्लासी के स्थान पर। इसीलिए प्लासी का युद्ध नाम दिया गया है, क्योंकि ये प्लासी के स्थान पर युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के मध्य 1757 ईस्वी में। इसमें रॉबर्ट क्लाइव ने एक षड्यंत्र के द्वारा नवाब को हरा दिया। अब उस समय जो अंग्रेजी अधिकारी था रॉबर्ट क्लाइव, उसने क्या किया? एक षड्यंत्र रचा, और षड्यंत्र के माध्यम से जो सिराजुद्दौला था उसको युद्ध में हरा दिया।
और इसकी जगह किसको राजा बना दिया? मीर जाफ़र को राजा बना दिया। और इसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। कब हुआ? 1764 में। ये लड़ाइयाँ पूछी जाती हैं बहुत बार। 1757 में प्लासी का युद्ध, 1764 में बक्सर का युद्ध, ये बहुत बार पूछी जाने वाली लड़ाइयाँ हैं। इनकी डेट है वो अच्छी तरह याद कर लेना। अब सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया था मीर जाफ़र ने, राजा बनने के लोभ में अंग्रेज़ों का साथ दिया था। सिराजुद्दौला हार गया है। अब खुद अंग्रेज़ों ने क्या किया? मीर जाफ़र को नवाब बना दिया कुछ शर्तों के साथ। लेकिन उस राजा बनने के बाद मीर जाफ़र भी अंग्रेज़ों का जो साथ है वो देने से इनकार करने लगा। तो एक युद्ध फिर हुआ किसके बीच में? मीर जाफ़र और अंग्रेज़ों के बीच में 1764 में। ठीक है, ये बक्सर का युद्ध माना जाता है। तो मीर कासिम हार गया। इसमें कौन हार गया भाई? मीर कासिम हार गया। मीर कासिम हार गया और मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बना दिया गया। 1764 में मीर कासिम को नवाब बनाने की बात हुई थी लेकिन नहीं बना। और क्या 1764 में बक्सर के युद्ध में मीर कासिम है वो हार गया और दोबारा से मीर जाफ़र को नवाब बना दिया। इसके बीच में क्या हुआ था? मीर जाफ़र है उसको हटा करके मीर कासिम को नवाब बना दिया था। ठीक है, मीर जाफ़र को हरा करके मीर कासिम ने अंग्रेज़ों के मना कर दिया और मीर जाफ़र को फिर से यहाँ पर है वो राजा बना दिया था। और 1765 में मीर जाफ़र की मृत्यु हो गई। 1765 में क्या हुआ? मीर जाफ़र मर गया है। और इसके बाद कंपनी के इरादे भी बदल गए भी क्यों ना हम खुद राजा बन जाएं। यहाँ के राजा नवाबों के साथ मिल करके कार्य करना मुश्किल हो रहा है तो खुद राजा बन जाएं। और आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। क्योंकि जो सिराजुद्दौला था, मीर कासिम था, ये क्षेत्र था पूर्वी क्षेत्र, ये मुगल साम्राज्य के अधीन आता था। और मुगल साम्राज्य ने क्या किया? 1765 में कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। अभी तुम ही यहाँ का काज है वो संभाल सकते हो। आगे क्या होता है? कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। अब कंपनी को यहाँ पर नवाब बनाया था, दीवान बनाया था, लेकिन वो क्या नवाब बन बैठे। कंपनी के क्या बने? नवाब बन बैठे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह रहने के सपने देखने लगा। जिस प्रकार राजा महाराजा रहते थे वो भी उसी प्रकार के ऐशो आराम के साथ यहाँ जीवन जीना चाहने लगे। और 1767 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव इंग्लैंड वापस गया तो उसके पास 401.102 पाउंड की दौलत थी। बहुत ज़्यादा धन लेकर के यहाँ से वो गया। उस पर भ्रष्टाचार का मुकदमा चला गया और इंग्लैंड की अदालत में उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चला, क्योंकि उसने ये पैसा है इसकी मेहनत की कमाई का नहीं है, लूटपाट का पैसा है और भ्रष्ट तरीके से इसने कमाया है। तो उसने वहाँ पर मुकदमा चलाया गया, उसे भ्रष्टाचार के आरोप से मुक्त कर दिया गया और बाद में क्या किया? इस आरोप से उसको मुक्त भी कर दिया गया। लेकिन 1764 में उसने आत्महत्या कर भी ली और 1764 में अपने आप है वो मर गया। तो ये कंपनी के नवाब है, कंपनी के अफसर है वो नवाब बनने की सोचने लगे थे। अब आता है टीपू सुल्तान। इसको शेर मैसूर भी कहा जाता है टीपू सुल्तान को। तो हैदर अली 1761 से 1782 और उसके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान 1782 से 1799 के शासनकाल में मैसूर बहुत शक्तिशाली शासक था। अब जो टीपू सुल्तान है और हैदर अली, जो हैदर अली है इसका पुत्र था टीपू सुल्तान। हैदर अली ने मैसूर के अंदर अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा था और इसने शासन किया। हैदर अली ने 1761 से 1782 तक शासन किया और फिर क्या हुआ? इसकी मृत्यु हो गई और इसकी मृत्यु के बाद इसके पुत्र टीपू सुल्तान ने 1782 में शासन भार संभाला और 1799 तक मैसूर पर शासन किया। अब आगे क्या होता है? अंग्रेज़ों को वे खतरनाक, घमंडी और महत्वाकांक्षी लगने लगे थे। अब अंग्रेज़ जो अधिकारी थे वो टीपू सुल्तान को अच्छा नहीं मानते थे, क्योंकि वो उनकी मानते नहीं थे। अपने क्षेत्र में उनको व्यापार करने की अनुमति नहीं दे रहे थे। वो खतरनाक मानते थे क्योंकि शक्तिशाली शासक था, घमंड भी था और महत्वाकांक्षी भी था। वे अपनी ज़रूरत के अनुसार ही वो अंग्रेज़ों को साथ मिलाता था। फलस्वरूप मैसूर के 4 युद्धों के बाद अंग्रेज़ों ने उसे अधीन कर लिया। अब मैसूर के साथ अंग्रेज़ों के 4 युद्ध हुए टीपू सुल्तान के साथ और 4 युद्धों में 3 युद्धों में तो टीपू सुल्तान की विजय हुई, लेकिन चौथे युद्ध में अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान है वो वीर गति को प्राप्त हो गए। अगला था मराठों से लड़ाई। 18वीं सदी के अंत में अंग्रेज़ों ने मराठों की शक्ति पर भी नियंत्रण करने का प्रयत्न किया। अब
टीपू सुल्तान को अधीन कर लिया था। अब मराठों के साथ उन्होंने युद्ध लड़ना आरंभ कर दिया। 18वीं सदी के अंत में अंग्रेजों ने क्या किया, मराठों की शक्ति पर नियंत्रण करने के प्रयत्न किए और सन 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों की हार हुई और 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई और इसमें मराठे वो हार गए। इसके बाद वे कई राज्यों में बंट गए थे। एक के बाद एक कई युद्धों ने मराठा शक्ति को कंपनी के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अब अंग्रेजों ने क्या किया, मराठों को हराने की अपनी रणनीति है वो तैयार कर ली थी। पानीपत के 3 युद्ध हुए। 3 युद्धों में मराठों को इतनी बुरी तरह हारना पड़ा और उसके बाद युद्धों के बाद युद्ध बहुत ज़्यादा युद्ध लड़ने पड़े और हार कर मराठे की जो शक्ति थी वो कमज़ोर होती चली गई और उन्होंने अंग्रेजी कंपनी के सामने घुटने टेक दिए। और सन 1817 से 1819 में मराठों के तीसरे युद्ध में मराठा शक्ति को कंपनी के सामने झुकने पर मजबूर होना पड़ा। अब सर्वोच्चता का दावा 19वीं सदी के आरंभिक काल में कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की नीति पर चल रही थी। अब क्षेत्रीय नीति, अपना क्षेत्र को बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा अपना क्षेत्र को बढ़ाया जाए, क्षेत्रीय जो विस्तार की नीति थी वो उस पर चल रही थी। और सन 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में एक नई नीति का आरंभ किया गया और यह नीति सर्वोच्चता की नीति थी। इसमें कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों के ऊपर है। यह नीति वे रोक टोक नहीं चल सकती। इस नीति में कोई भी रोक टोक है वो नहीं चल सकती, वे रोक टोक नहीं चली। और सन 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के आरंभ से प्रभाव से डरी हुई थी। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज कंपनी ने 1832 से 1842 के मध्य अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और 1883 में सिंध पर कंपनी ने अपना राज्य स्थापित कर लिया। अब क्या होता है भाई, अभी कंपनी अपने आप को सर्वोच्च मानती है, सर्वोच्च अपने आप की नीतियाँ बढ़िया मानती है। वो क्या मानती है और इन सब का नेतृत्व किसने किया? अभी सब कंपनी ने अपने आप को क्षेत्रीय विस्तार करना चाहा, सर्वोच्च नीति अपनाई उन्होंने। तो 1813 से 1823 के बीच गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में एक नीति बनाई गई, एक नीति आरंभ की और इस नीति के तहत क्या है, सर्वोच्चता की नीति। भी भारतीय जो राज्य हैं, महाराज हैं, वो क्या है, अच्छे से शासन नहीं करना आता, हम अच्छे से शासन करना जानते हैं, हम हर भारतीय की इच्छा है वो पूरी करेंगे। तो यह नीति वे रोक टोक नहीं चल सकी, इसमें भी रोड़े अटकाए गए। और 1830 के समय क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से डर गई कि कभी रूस आक्रमण न कर दे, हमारा जो कंपनी का जो क्षेत्र है जिस पर हम व्यापार करते हैं वो रूस के अधीन न हो जाए। तो इससे डर करके उसने क्या किया, 1832 से 1842 के बीच एक अफगानिस्तान के साथ लड़ाई लड़ी कि इसी रास्ते से जो रूस है वो आक्रमण कर रहा था। तो अफगानिस्तान का जो सिंध का जो क्षेत्र है उसने अपने कब्जे में ले लिया। कब लिया ये? 1843 ईस्वी में। 1843 ईस्वी में अफगानिस्तान की लड़ाई करके अंग्रेज़ों ने इस क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। अब नीति चलाई थी विलय की नीति भाई। सन 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में क्या चलाई थी? विलय की नीति चलाई थी। कब चलाई थी? 1848 से 1856 के बीच। और इसके जो चलाने के जो श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड डलहौजी को जाता है। यदि किसी राज्य का राजा बिना वारिस मर जाता है, तो नीति क्या थी? किसी भी राजा का कोई वारिस नहीं है, कोई पुत्र नहीं है और वो मर जाता है तो उसका साम्राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया जाता था। इस नीति के अंतर्गत सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी अंग्रेज़ों के हाथ में चले गए थे। ये राज्य हैं जिनके कोई भी संतान है राजाओं के नहीं थी और विलय की नीति के तहत इन राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। सन 1856 में अवध पर भी अंग्रेज़ों का राज्य स्थापित हो गया और 1856 में अवध पर भी इसका शासन स्थापित हो गया। तो नए शासन की स्थापना भाई, ब्रिटिश इलाके में उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। ब्रिटिश ने अपने 3 महत्वपूर्ण ठिकाने बना रखे थे, बंगाल, मद्रास और बम्बई। ये प्रेसिडेंसी थी, यहाँ से वो व्यापार अपना करते थे। और 1772 में एक नई व्यवस्था स्थापित की गई और 1733 में रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। तो ये पार्ट था हमारा। सेकंड पार्ट की महत्वपूर्ण बातें हैं मैंने आपको करवा दी गई हैं, ठीक है। और इन महत्वपूर्ण बातों से आपने पूरा पार्ट कवर हो गया है, ये बातें आएंगी और कल इसका हम प्रश्न करेंगे। तब तक
किताब को अच्छी तरह एनसीईआरटी की जो किताब है उसको पढ़ते रहें और देखते रहें। अगर फिर भी कोई प्रश्न आपको समझ में पाठ कहीं से समझ में नहीं आता है तो फ़ोन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।